Good morning, my dear students. In history, lesson number 4 was going on. We have completed 3 parts, and this one is fourth one. And page number is 17. Page number 17.4.3. Agriculture and animal husbandry, economic and social life. Agriculture was the main occupation during the Vedic period. वैदिक पीरियड में सबसे बड़ा व्यवसाय जो था वो कौन सा था? एग्रीकल्चर यानी खेती. एग्रीकल्चर यानी क्या होता है? खेती. मेनी ऑक्सन वेयर यॉक्ड टुगेदर टू प्लाउ द फील्ड. बहुत सारे ऑक्सन्स यानी बैल जो होते हैं ना बड़े बड़े, उनको काम पे लगाया जाता था और प्लविंग किया जाता था. प्लविंग यानी खेत जो खुदाई होती है ना खेत में, और फिर उसको में खोद के उसमें बीज बोए जाते हैं, तो वो प्लविंग का काम जो करते थे वो कौन करते थे? ऑक्सन. द प्लाउ हैड आयरन प्लाउ शेयर्स. उसको जो प्लाउ रहता था यानी जो खुदाई करने के लिए जो यूज़ करते हैं ना प्लाउ, तो उसको आयरन एक मतलब लोहे का होता था वो, जिससे इजीली प्लविंग हो सकता था. द अथर्ववेदा कंसिडर्स इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड अदर एनिमल्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड सजेस्ट सर्टेन रेमेडीज. अब अथर्ववेदा में ये बताया गया था कि जो पेस्ट और इंसेक्ट्स हैं, जो क्रॉप्स निकलते हैं खेत में, जो अनाज उगता है ना, उसको डिस्ट्रॉय करते थे. तो उसके ऊपर आयुर्वेदा में बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं कि कैसे इन पेस्ट को या इंसेक्ट्स को दूर रखा जाए. काउडंग वॉज यूज एज अ मैन्योर. काउडंग गोबर जो होता है, गाय का गोबर, वो यूज़ किए जाते हैं खाद के तौर पर, यानी उसका खाद बनाया जाता था. ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउज एंड डॉग्स हैड स्पेशल इम्पोर्टेंस. वैदिक पीरियड में horses, cows and dogs, these animals were very useful and they had special importance. Cows were used as means of exchange. काऊ जो थे वो एक्सचेंज किया करते थे काऊ को, यानी कोई चीज़ अगर किसी से चाहिए तो काऊ देकर वो चीज़ वो मतलब ले लेते थे. दैट इज़ वाई काउज वेयर हाईली प्राइस्ड. और इसीलिए काऊ की कीमत जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी. दे वेयर हाईली प्राइस्ड, दे वेयर वैल्यूएबल. पीपल टुक स्पेशल केयर टू इंश्योर दैट देयर काउज वुड नॉट बी स्टोलन. और इसीलिए काउज को बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता था, कोई भी उसे चुरा के ना लेके जाए, इसकी तरफ खास ख्याल रखा जाता था. द हॉर्स वॉज वैल्यूड बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड. और हॉर्स की वैल्यू क्यों होती थी? हॉर्स इम्पोर्टेंट क्यों था? बिकॉज इट्स स्पीड. बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, उसकी जो स्पीड होती है दौड़ने की, उसकी वजह से उसे इम्पोर्टेंस था. द वैदिक पीपल वे स्किल्ड इन टेमिंग द हॉर्सेस एंड हार्नेसिंग देम टू द कैरियट्स. अब ये जो हॉर्सेस होते थे उनको ट्रेन किया जाता था, उनको टेम किया जाता था यानी पाला जाता था, और कैरियट में उनको ऐसे लगाया जाता था. देखो ये कैरियट दिख रहा है ना आपको, कैरियट को ऐसे हॉर्स को बांधा जाता था और वो कैरियट जो था वो हॉर्स उसे खींचते थे. कैरियट्स इन द वैदिक पीरियड हैड स्पोक्ड व्हील्स विच आर लाइटर दैन सॉलिड व्हील्स. ये जो व्हील्स होते थे इसको स्पोक लगे हुए होते थे. स्पोक यानी ऐसे क्या बोलेंगे, ऐसे तार टाइप रहता है ना, वो लगाया जाता था इसको, थोड़ा मोटा सा. और ये मेटल के नहीं होते थे, सॉलिड. जैसे अभी के जो व्हील्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं यानी थोड़े हेवी होते हैं, लेकिन उस समय के जो व्हील्स होते थे वो थोड़े कम हेवी रहते थे, थोड़े लाइट वेट रहते थे. द हॉर्स ड्रॉन एंड स्पोक्ड व्हील कैरियर्स ऑफ द वैदिक पीरियड वेयर स्विफ्ट एंड स्पीडी.
और ये जो कैरियट होते थे ये बहुत ही स्पीडी होते थे, स्विफ्ट होते थे, यानी तुरंत किसी जगह पे अगर जाना है तो ये बहुत जल्दी से वहाँ पे हमें पहुँचा सकते थे। देख रहा है आपको यहाँ पे ये कैरेट, 2 हॉर्स लगे हुए हैं। व्हील भी देख लीजिए कैसा था व्हील इसका, थोड़ा हल्का होता था, अभी जो व्हील है वो बहुत भारी होते हैं। हॉर्स पावर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग पावर, द रेट एट विच वर्क इज़ डन बाय एन इंजन। ये साइंस में आपने पढ़ा होगा। हॉर्स पावर किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है, और कितना काम हुआ है इंजन से वो रेट करने के लिए ये यूनिट यूज़ होता है। In this period, apart from agriculture and animal husbandry, several other occupations had also flourished. इस पीरियड में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के अलावा भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस तैयार हुए थे और लोग वो ऑक्यूपेशंस करते भी थे। आर्टिसंस एंड पीपल प्रैक्टिसिंग वेरियस ऑक्यूपेशंस वेर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम। आर्टिसंस अलग अलग तरह का आर्ट जो होता है, तो वो आर्ट यूज़ करके कुछ चीज़ें बनाना उसे बोलते हैं आर्टिसंस। और वो और भी इस तरह के और भी कोई ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस उस समय होते थे। दे फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज श्रेणीज और गिल्ड्स। उन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना के रखा था और उसे क्या बोलते थे? श्रेणीज और गिल्ड्स बोला जाता था। द हेड ऑफ द गिल्ड वॉज नोन एज श्रेष्ठी, और उस गिल्ड का जो सबसे बड़ा या हेड होता था तो उसे क्या बोलते थे? श्रेष्ठी बोलते थे। यानी वो जो गिल्ड बनता था यानी श्रेणी बोलते थे ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता था उसे श्रेष्ठी बोलते थे। हाउएवर स्लोली द स्टेटस ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस बिकेम सेकेंडरी, और धीरे धीरे ये जो आर्टिसंस थे उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में वो थोड़ा कम होता गया और सेकेंडरी होता गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर 4 वर्णास, 4 वर्ण, वर्ण बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ऐसे 4 वर्ण होते थे। अ वर्ण वॉज डिटरमाइंड बाय द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और ये किसके बेस पर बनाए गए थे वर्ण? ये वर्ण यानी एक तरह का क्लासिफिकेशन था, और ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पर होता था? जो काम लोग करते थे उसके बेसिस पर ये बनाया गया था। इन द लेटर पीरियड द वर्णास केम टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और बाद में इसके बाद के पीरियड में यानी आगे आगे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो वर्ण था वो बर्थ से डिसाइड होता था, काम से नहीं। पहले तो ये काम से होता था, जो काम आप करते हो उसके हिसाब से आपको क्लासिफाई किया जाता था अलग अलग वर्ण में। 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन बाद में क्या हुआ? आपके बर्थ के हिसाब से, यानी आपने किसी क्षत्रिय के घर में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका वर्ण क्षत्रिय हो गया। आपने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो आपका बर्थ जो आपका वर्ण जो है वो ब्राह्मण हो गया। इस तरह से बाद में बाय बर्थ आपको ये वर्ण जो था उसमें आपको गिना जाता था। दिस गेव राइज टू कास्ट, और इससे क्या हुआ? कास्ट बनने लगी, कास्ट तैयार हुई। द कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। अब कास्ट लोग मानने लगे और इससे क्या हुआ? इनइक्वालिटी आने लगी, यानी असमानता। जो समान दर्जा सबको मिलना चाहिए वो समान दर्जा सबको नहीं मिलता था, कोई बड़ा कोई छोटा, किसी का हाई स्टेटस तो किसी का लो, इस तरह से वर्ण भेद होने लगा। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सर्टन नोशंस अबाउट लीडिंग एन आइडियल लाइफ हैड बिकम वेल इस्टेब्लिश्ड। अब वैदिक पीरियड में क्या हुआ था? एक आइडियल लाइफ बिताना कितना ज़रूरी है ये सब सोचने लगे। देयर वेयर 4 स्टेजेस और 4 आश्रमास फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी हमारा जन्म जब से होता है तब से हमारी डेथ तक, यानी हम जब तक मरते हैं तब तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक
4 स्टेजेस होते थे और वो स्टेजेस का पालन करना बहुत ज़रूरी होता था। द फर्स्ट आश्रमा वॉज द ब्रह्मचर्याश्रमा। ब्रह्मचर्याश्रमा जो है वो पहला आश्रम होता था, यानी हमारी जो पूरा जीवन है वो 4 आश्रम में हमें बिताना है। तो सबसे पहला आश्रम जो है वो ब्रह्मचर्याश्रमा है, और द पीरियड ऑफ स्टेइंग विद गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम। और इसमें क्या होता था, ब्रह्मचर्याश्रम में बच्चे क्या करते थे, गुरु के आश्रम में जाकर वहाँ पढ़ते थे। द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ब्रह्मचर्याश्रमा वॉज गृहस्थाश्रमा। ये स्टेज होने के बाद, ब्रह्मचर्याश्रम खत्म होने के बाद फिर दूसरा जो स्टेज होता था वो होता था गृहस्थाश्रमा, यानी गृहस्थाश्रम इसे बोलते थे। It was expected that during this period a man would carry out his duties towards his family and society with the help of his wife. इस आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में जो इंसान है गृहस्थ आश्रम में वो शादी करता था और अपनी वाइफ के साथ अपनी फैमिली की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाता था, और सोसाइटी में जो उसका कर्तव्य है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और अपनी फैमिली के लिए, वो अपना कर्तव्य पूरा पार करता था। द थर्ड स्टेज वॉज वानप्रस्थाश्रम व्हेन अ मैन वॉज expected to detach himself from the household, retire to a solitary place and lead a very simple life. अब वानप्रस्थाश्रम में क्या होता था कि इंसान को अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता था, वो फैमिली में नहीं रहता था और हर चीज़ से वो रिटायरमेंट लेता था, और फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई नहीं है, ऐसी सॉलिटरी प्लेस यानी जहाँ पे कोई नहीं होता है, एकांत में वो चला जाता है और वहाँ जाकर सिंपल लाइफ बिताता है। द फोर्थ स्टेज वॉज द संन्यास आश्रम, और ये जो आश्रम है ये लास्ट आश्रम है। एट दिस स्टेज द कन्वेंशन वॉज टू रिनाउंस ऑल रिलेशंस, लीड लाइफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नॉट स्टे इन वन प्लेस। इस आश्रम में इंसान जानता है कि आखिर लाइफ क्या है, और उसे समझने के लिए, लाइफ को समझने के लिए वो सब रिलेशंस छोड़ देता है, सारे लोभ माया जो है वो छोड़ देता है और अकेला निकल पड़ता है, और ह्यूमन लाइफ का मतलब जानने के लिए वो भटकता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह तक वो चलता ही रहता है, एक जगह पे रहता नहीं, उसे एक जगह पे रुकना नहीं होता है, वो घूमता रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया हमारा फोर्थ वीडियो ऑफ दिस फोर्थ लेसन ऑफ हिस्ट्री। अगला वीडियो जो है वो फिफ्थ वीडियो होगा, पार्ट 5 होगा। ठीक है, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।